तो कल हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम देखा था। आज मल्टी कोर सिस्टम हमें एक्चुअली में देखना है। तो मल्टी कोर के पहले मैं एक बार थोड़ा सा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आपको बता दूं फिर से। तो हम दोनों कंपैरिजन कर पाएंगे फिर कि मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर सिस्टम में है क्या डिफरेंस, क्या है। तो आपको अच्छे से मल्टी कोर सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको कल भी बताया था मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के बारे में, उसी को हम एक रिकैप लेते हैं। तो देखते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होता क्या है। तो बच्चों, अगर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की हम अगर बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं तो आप क्या बोलोगे, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। ठीक है। और इसको ही रियल में हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ही हम रियल में क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब अगर देखा जाए, अगर आपके पास प्रोसेसिंग यूनिट जो है, या कहना चाहिए सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक से ज्यादा हो तो बट ऑब्वियस है, या दो से ज्यादा हो या एक से ज्यादा हो तो आप कहते हो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मतलब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हो। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हो तो हम उसको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम बोलते हैं। और बट ऑब्वियस है, सेम आपके मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। यहां आपका मेमोरी आ गया। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर हो तो उस सिस्टम को हम मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। अब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की जरूरत क्या है, तो बट ऑब्वियस है, देखो आपके पास प्रोसेसर ज्यादा हो गए तो बट ऑब्वियस है आप क्या कर रहे हो, प्रोसेसर ज्यादा हो गए तो टास्क भी आप ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपके पास प्रोसेसर ज्यादा है, सीपीयू ही ज्यादा है। ठीक है। तो क्या है, आपको मेन रिक्वायरमेंट क्या है, स्पीड ज्यादा चाहिए। मेन रिक्वायरमेंट तो आपको स्पीड ज्यादा चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा सीपीयू या प्रोसेसर तो हमने लगा दिया, मतलब सीपीयू तो ज्यादा से ज्यादा लगा दिया, मतलब एक से ज्यादा लगा दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें जो बाकी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि हो गया सिस्टम बस, जैसे हो गया मेमोरी, जैसे अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ये सारे के सारे शेयर्ड होते हैं। मतलब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में प्रोसेसर्स तो ज्यादा होते हैं, या प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा होते हैं, या सीपीयू एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन सिस्टम बस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, मेमोरी हो गया, ये सारे के सारे शेयर्ड होते हैं। ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आई। अगर हम आगे बात करें तो अब यहां हमारे पास जो प्रोसेस होंगे, वो प्रोसेस क्या फायदा ले सकते हैं। अब इनके पास, हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट बहुत सारे हैं, तो क्या फायदा हो सकता है, फायदा ये होगा कि जो डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, जैसे P1 हो गया, P2 हो गया प्रोसेस, P3 हो गया, ऐसे करके n नंबर ऑफ प्रोसेस जो होंगे, वो अलग अलग सीपीयू पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है। क्योंकि आपके पास अलग अलग सीपीयू मिल गया तो बट ऑब्वियस है, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, स्पीड बढ़ गई, लेकिन ध्यान रखो एक चीज का, जब आपने सीपीयू बढ़ा दिए, प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ा दी, तो आपका जो सिस्टम है वो महंगा हो गया, कॉस्ट बढ़ गया। तो ध्यान रखना, जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम होते हैं, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा अगर प्रोसेसर होते हैं, तो बट ऑब्वियस है, एक सीपीयू अगर आप रखते हो, एक से ज्यादा अगर आप सीपीयू रख रहे हो तो कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन फायदा क्या हो रहा है, आपके जो प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस जो है, वो मे रन ऑन डिफरेंट सीपीयू, क्योंकि आपके पास डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। इस फिनोमिना को अगर आप देखो तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है, ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन, क्योंकि इसमें आप देखो रियल में पैरेलली एग्जीक्यूशन हो रहा है। एक प्रोसेस को सीपीयू पहला मिला, दूसरे प्रोसेस को सीपीयू दूसरा मिला, रियल में पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है। जबकि मल्टीटास्किंग और मल्टी शेयरिंग में आपने देखा था, सॉरी, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग में आपने देखा था कि वहां क्या हो रहा था, आपका एक बार में एक को सीपीयू मिला, जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ तब तक दूसरे को सीपीयू नहीं मिल रहा है। दूसरे में क्वांटम पे डिपेंड था, एक क्वांटम के लिए एक को सीपीयू मिला, फिर दूसरे पे जाएगा, लेकिन इतनी फास्ट स्विचिंग होती थी कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता था, लेकिन वहां सीपीयू एक ही होता था। लेकिन यहां अगर बात करें तो यहां हमारे पास सीपीयू एक से ज्यादा है, तो ये ट्रू आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन है, इसलिए इसको हम पैरेलल सिस्टम भी बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरी। अगर हम इसके बाद बात करें तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आपका मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, इन जनरल दो टाइप का होता है, एक होता है सिमेट्रिक नेचर का और एक होता है आपका एसिमेट्रिक नेचर का।
ठीक है। तो अगर सिमेट्रिक नेचर की बात करें, तो जो यहां पास आपके पास मल्टीपल सीपीयू है, जैसे CPU 1, CPU 2 और n आपके पास सीपीयू है, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपके जो n सीपीयूज हैं सबके पास इक्वल राइट्स होंगे। सबके पास जो राइट्स होंगे वो इक्वल होंगे। इसके पास भी इक्वल राइट होंगे, इसके पास भी इक्वल राइट्स होंगे, सबके पास बराबर राइट्स होंगे, ठीक है। तो जब सीपीयू के पास इक्वल राइट्स होते हैं, कोई एक ऐसा नहीं होता है कि जो एक मास्टर हो और दूसरे को बोले कि नहीं तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर सीपीयू के पास लगभग में इक्वल राइट होंगे, ठीक है। कोई मास्टर और स्लेव रिलेशन नहीं होगा, वो कहलाता है सिमेट्रिक। जब हम बात करते हैं एसिमेट्रिक की, तो एसिमेट्रिक का मतलब होता है कि जब आपके पास जो रिलेशन हो वो मास्टर और स्लेव का हो, जैसे स्लेव 1, स्लेव 2, स्लेव 3। मतलब अगर मान लो मेरे पास 4 सीपीयू है, CPU 1, CPU 2 प्रोसेसिंग यूनिट के टर्म में, CPU 3, CPU 4, तो इसमें से मान लो CPU 1 जो है वो मास्टर है, वो गाइड करेगा बाकी सीपीयू को, बताएगा कि किसको क्या काम करना है। तो यहां मास्टर और स्लेव रिलेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो सपोज दैट हमने ऐसा बोला कि CPU 1 मास्टर स्लेव है, ठीक है, तो CPU 1 बताएगा कि CPU 2 को क्या करना है, CPU 3 को क्या करना है, CPU 4 को क्या करना है, या प्रोसेसिंग यूनिट को क्या करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस करवाना था मुझे, तो मैंने डिसाइड किया, जो CPU 1 था उसने डिसाइड किया कि CPU 2 जो है वो इनपुट आउटपुट वाले काम करेगा, और कंप्यूटेशन के काम CPU 3 और CPU 4 करेगा। तो क्या हो गया, यहां आपके पास टास्क भी डिवाइड हो गए। तो आप रेंडमली किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास टास्क डिवाइडेड है, टास्क डिसाइडेड है मास्टर के द्वारा, आप उसके थ्रू काम परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो असाइनमेंट या कहना चाहिए अरेंजमेंट प्रॉपरली कर सकते हो, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में है, ठीक है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में भी हो गया। तो जो एसिमेट्रिक है वो आपका ज्यादा पॉपुलर है, एसिमेट्रिक ज्यादा आपका चलता है। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पास जो प्रोसेस है, जितने डिफरेंट प्रोसेस हैं उनके लिए अलग अलग हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयूज होते हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस यूनिट 1, प्रोसेस यूनिट 2, ठीक है। लेकिन जो मेमोरी होता है, सिस्टम बस होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है, जैसे यहाँ देखो रैम, सिस्टम बस हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, ये सारे के सारे शेयर्ड होंगे। अब फायदा क्या है, बट ऑब्वियस है कि अगर आपके पास प्रोसेस ज्यादा है, प्रोसेस बोल रहा हूं, प्रोसेसिंग यूनिट ज्यादा है या सीपीयू ज्यादा है, तो आप हाई कंप्यूटिंग पावर और स्पीड अचीव कर सकते हो, कंप्यूटेशन हाई कर सकते हो, साइंटिफिक काम के लिए काम कर सकते हो, रिसर्च के लिए काम कर सकते हो, ठीक है। तो इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम ऑल प्रोसेसर ऑपरेट अंडर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम बट विथ हायर कंप्यूटिंग पावर एंड स्पीड, ठीक है। अब मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेसर एंड हाउ दे डू एक्ट टुगेदर आर ट्रांसपेरेंट टू अदर्स। मतलब सारी चीजें अब दूसरों के कंपैरिजन में भी, मतलब जितने भी प्रोसेस होंगे उनके टास्क, अगर मास्टर और स्लेव वाली बात कर रहे हैं तो हमारे पास डिसाइडेड भी होंगे, सबको पता होंगे कि काम क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टी प्रोसेसर दो टाइप के, एक सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, और दूसरा है एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक वाला ज्यादा चलता है। तो अब हमारे पास इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, इससे क्या होता है, थ्रूपुट इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ा दिए, आपने क्या किया, प्रोसेसर्स बढ़ा दिए, दैट इज सीपीयू आपने बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने अगर सीपीयू बढ़ा दिए, तो बट ऑब्वियस है आप एक्सपेक्ट ये भी करोगे कि मोर वर्क टू बी डन, ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। तो बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेसर वी कैन एक्सपेक्ट मोर वर्क टू बी डन फ्रॉम द सिस्टम। तो इसका मतलब इस चीज से ज्यादा काम हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है थ्रूपुट बढ़ गया। दूसरा मैंने बताया बताया था आपको कि इंक्रीज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अगर कोई फेलियर होता है और मान लो आपके पास 4 सीपीयू हैं, 1 से लेकर CPU 4 तक, और आपका CPU 3 जो है वो फेल हो गया, तो उसके टास्क को आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो, या उसके प्रोसेस प्रोसेस जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था उसको दूसरे प्रोसेस के बाद कहना चाहिए दूसरे प्रोसेस यूनिट या सीपीयू पे शिफ्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इफ द फंक्शन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली अमंग सेवरल प्रोसेसर, देन द फेलियर ऑफ वन प्रोसेसर नॉट हॉल्ट द सिस्टम, ओनली स्लो डाउन द प्रोसेसर। इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सी बात है कि अगर CPU 3 फेल हो गया, तो इसके प्रोसेस को मैं दूसरे पे शिफ्ट कर दूंगा, तो बट ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका काम रुक रहा हो। जबकि दूसरा, अगर आपका सिंगल प्रोसेसर होता, सिंगल प्रोसेसर में आपके पास क्या दिक्कत होती कि फॉल्ट होने के केस में आपका पूरा काम ही रुक जाता।
ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो देखो, एक कॉस्ट सेविंग वाली तो बात यहां पर ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते कि कॉस्ट सेविंग किस टर्म में आप बोलोगे। अगर आप बहुत सारे वर्क को परफॉर्म कर पा रहे हो तो कॉस्ट सेविंग तो है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपने सीपीयू बढ़ाया है, सुनो मेरी बात, सीपीयू बढ़ गए। अगर आपके सीपीयू बढ़ गए तो बट ऑब्वियस है आपके पूरे पूरे ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट तो बढ़ जाएगी, ये तो पक्का है। ठीक है। बैटरी एफिशिएंट होगा, बैटरी एफिशिएंट होगा। ठीक है। तो कॉस्ट एफिशिएंट आप अगर बोलते हो तो किस टर्म में केवल बोलते हो, क्योंकि आप वर्क ज्यादा कर रहे हो, काम ज्यादा कर पा रहे हो, ठीक है, उस टर्म में। लेकिन ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। बैटरी एफिशिएंट होगा, ठीक है, बट ऑब्वियस है। और ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव करता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सिंपल सी बात है, इज मोर देन प्रोसेसर्स आर वर्किंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। तो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि प्रोसेसर यूनिट जो है सीपीयू 1, सीपीयू 2, ऐसे करते करते एन नंबर ऑफ आपके सीपीयूज हैं, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब बसेस हैं, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो शेयर्ड है। ठीक है। अब अगर मान लो कोई प्रोसेसर यूज कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस को, और दूसरा तो को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक कि क्या होगा, वो दूसरा खाली ना हो जाए। तो थ्रूपुट रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा, अब आपको एफिशिएंट वर्किंग करनी है तो बट ऑब्वियसली आपके प्रोसेसर्स तो बढ़ गए, लेकिन मेमोरी तो आपका शेयर्ड हो रहा है, तो मेमोरी आपको ज्यादा चाहिए। फिर ज्यादा काम करने के लिए मेमोरी ज्यादा चाहिए, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। मैंने वैसे ही बताया कि अगर आपके प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियसली कॉस्ट भी बढ़ेगा। आज जितने भी मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सारे के सारे मल्टी प्रोसेसर सीपीयू यूज करते हैं। जितने भी आपके मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, i3, i5, i7, जो भी आप यूज करते हो। अब इसको मैं जब आप कोर से बताऊंगा तो आपको देखो क्लैरिटी आएगी बच्चे। अब बात करते हैं मल्टी कोर की। व्हाट इज मल्टी कोर? बेटा ये कोर होता क्या है? सबके पास, आपके पास लैपटॉप होगा, आपने बड़े बड़े एडवांस लैपटॉप लेके रखे होंगे कि सर मेरे पास तो डुअल कोर है। डुअल कोर तो छोड़ो, मेरे पास स्क्वाड कोर है, मेरे पास क्या कहते हैं ऑक्टा कोर है, मेरे पास डेका कोर है। ऐसे बड़े ही एडवांस आप लोगों ने सॉफ्टवेयर रखे हो, कहना चाहिए लैपटॉप रखे होंगे या डेस्कटॉप रखे होंगे। तो मुझे बताओ बेटा, ये कोर होता क्या है? कोई भी कोर का मतलब समझ में आता है बेटा? एक कोर होता क्या है? कोर क्या होता है? चलो i3 क्या होता है, i5 क्या होता है, i7 क्या होता है? कोई भी आइडिया? कोई भी बेटा बताओ, जल्दी से बताओ बच्चे। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है। कोर पता है बेटा या नहीं पता है? नहीं पता तो बोलो नहीं पता है, कोई बात नहीं। पता है तो बताओ, कोई बात नहीं। चलो अच्छा देखो, अगर हम बात करते हैं, जैसे हम सिंगल कोर की बात करते हैं, फिर आया डुअल कोर, फिर बात करते हैं मल्टी कोर, मल्टी कोर में आ गया क्वाड कोर होगा, फिर आपका ऑक्टा कोर भी हो सकता है, डेका कोर भी हो सकता है। तो चलो अच्छा समझते हैं, पहले समझने की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं तुमको समझाता हूं ये होता क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखो, अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो हमने बोला सीपीयू। सीपीयू का मतलब सिंपल है, तीन चीजों से मिलकर सीपीयू बना होता है। एक होता है एमयू। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका मेमोरी यूनिट हो गया। देन होता है सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट। फिर आपका एक होता है ए एल यू, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो अरिथमेटिक लॉजिकल कहना चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इन तीन चीजों से मिलकर बना होता है आपका सीपीयू। तो हम अगर जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात करते हैं या नॉर्मल कंप्यूटर की बात करते हैं जो हम स्टार्टिंग में यूज करते थे, जनरल पर्पस, ठीक है। तो जनरल पर्पस अगर हम बात करें तो जनरल पर्पस कंप्यूटर का मतलब एक प्रोसेसर, एक प्रोसेसर। प्रोसेस और प्रोसेसर अलग अलग है। प्रोसेस कहीं ना कहीं आपका टास्क से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। यहां प्रोसेसर की हम बात करें, एक प्रोसेसर मतलब एक सीपीयू। मल्टी प्रोसेसर मतलब मल्टीपल सीपीयू, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये जो सीपीयू है करता क्या है? अगर आप सीपीयू की बात करो तो सीपीयू क्या करता है? जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम में आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं,
तो प्रोग्राम में मान लिया इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जो भी आपके प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम में आपके इंस्ट्रक्शंस है, उसको सिंपल एग्जीक्यूट करने के काम में आता है। और एग्जीक्यूट करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? मेमोरी यूनिट चाहिए, कंट्रोल यूनिट चाहिए, और अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन के लिए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट चाहिए। तो सीपीयू इज कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स: एमयू दैट इज मेमोरी यूनिट, सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट, एएलयू दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर की हम बात करें तो एक प्रोसेसर मतलब एक सीपीयू। अब बात ये आई बच्चे कि क्या हुआ, इंटेल ने सोचा कि प्रोसेसिंग पावर बढ़ाई जाए। समझना मेरी बात को, प्रोसेसिंग पावर बढ़ाना ही है। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी है। जब प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी है तो इंटेल ने सोचा कि क्या करते हैं, कंप्यूटर में अगर प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी है तो क्या करेंगे? अगर प्रोसेसिंग पावर बढ़ानी है तो आप क्या करो, प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू बढ़ा दो, प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी। आपने क्या किया? सीपीयूज बढ़ा दिए। ठीक है, अब जब आपने सीपीयूज बढ़ा दिए तो हुआ क्या, जैसे ही आपने सीपीयू बढ़ाए तो ओवरऑल जो कॉस्टिंग हो गई वो बढ़ गई, कॉस्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब जैसे ही प्रोसेसिंग यूनिट बनाया बढ़ाई तो क्या हुआ, ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट इंक्रीज हो गया। तो इंटेल ने सोचा अगर ऐसे हम कॉस्ट इंक्रीज करके प्रोसेसिंग पावर बढ़ाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, मार्केट में हमें सेल करने में दिक्कत आएगी। तो इंटेल ने क्या किया कि एक ही सिंगल इंटीग्रेटेड चिप लिया और दूसरा मैकेनिज्म लगाया। दूसरा क्या मैकेनिज्म लगाया? एक सिंगल, तो इंटेल ने नई मैकेनिज्म लगाई। बोले हमारे पास एक ही इंटीग्रेटेड चिप होगी। चिप कितनी होगी? एक ही होगी, इंटीग्रेटेड चिप। या इंटीग्रेटेड चिप आपने बोला, या आप ऐसा कह दो कि एक ही सीपीयू होगा। लेकिन अब इसको उसने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मतलब कैसे मॉडिफाई किया कि इस एक इंटीग्रेटेड चिप के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ा दो, प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ा दो, पीयू बढ़ा दो, पीयू 1, पीयू 2, पीयू 3। तो आप ये कह सकते हो कि उससे अच्छा तो सीपीयू ही बढ़ा लेते ना, प्रोसेसिंग यूनिट में तो सीपीयू ही है। नहीं है, ये एक्चुअली में सीपीयू नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको बोल रहा हूं प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन ये एक्चुअली में सीपीयू नहीं है। सीपीयू तो आपका एक ही है, एक्चुअली में प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ा दिए। और प्रोसेसिंग यूनिट हम अभी तक क्या देखते आ रहे हैं कि आपका सीपीयू है। ठीक है ना, लेकिन हम यहां जो प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे उसको हम बोलेंगे कोर। अब ये प्रोसेसिंग यूनिट कोर जो है ये आपका सीपीयू से कैसे डिफरेंस है, एक कोर बढ़ा दिए। मतलब अब इंटेल ने क्या बोला कि जो कॉस्ट महंगा हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए एक सिंपल हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप लेते हैं, या एक सीपीयू लेंगे, उसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ा देंगे और उस प्रोसेसिंग यूनिट को हम बोल देंगे कोर। ठीक है, अब जैसे डुअल कोर हुआ तो बट ऑब्वियस है दो कोर होंगे। अब एक कोर क्या है अभी हम देखेंगे। क्वाड कोर हुआ तो 4 होंगे, ऑक्टा कोर हुआ तो 8 होंगे कोर, और डेका कोर हुआ तो 10 होंगे। तो मल्टी कोर मींस इट्स अ सिंगल प्रोसेसर, मींस इट्स अ सिंगल सीपीयू। सीपीयू सिंगल है बट विथ मल्टीपल कोर्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर और नॉट? कोर पे आ रहा हूं मैं, अभी कोर पे आऊंगा, लेकिन ये बात समझ लो कि मल्टी कोर मींस इट्स अ सिंगल प्रोसेसर, वन सीपीयू विथ मल्टीपल कोर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलो बच्चे। यस सर। गुड। यस सर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि चलो ठीक है। ठीक है, अब जब हम कोर की बात करेंगे तो कोर का मतलब ये हुआ, मैं प्रोसेसिंग यूनिट इसको भी बोल रहा हूं, प्रोसेसिंग यूनिट इसको भी बोल रहा हूं, लेकिन ये एग्जैक्टली में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। ये जो कोर है इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स भी क्या होता है आपका, एक कहना चाहिए स्टोरेज है। स्टोरेज है जो कि छोट कहना चाहिए 2 बिट, 4 बिट, 16 बिट, 32 बिट, छोटा छोटा होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क जैसा बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता है, लेकिन रजिस्टर थोड़ा सा स्पेस होगा इसके अंदर। कंप्यूटर के अकॉर्डिंग 32 बिट का होगा, 64 बिट का होगा, 128 बिट का होगा। इसके अंदर खुद के अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होंगे, एएलयू होगा। ठीक है, पाइपलाइन हार्डवेयर होंगे। ठीक है, पाइपलाइन हार्डवेयर होंगे, सीयू होगा, कंट्रोल यूनिट भी होगा, कैश मेमोरी भी होगा जहां से स्पीड फास्टर हो जाएगी। तो इसका मतलब हर कोर के अंदर आप समझो तो L1 कैशे, L2 कैशे, ऐसे करके कैश मेमोरी होगी। कैश मेमोरी से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। अभी आप इतना समझो। तो इससे मुझे ये समझ में आया जो कोर है वो प्रोसेसिंग यूनिट तो है लेकिन सीपीयू नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर रजिस्टर्स हैं, एएलयू है, हार्डवेयर है, कंट्रोल यूनिट है, L1 कैशे है, L2 कैशे है, मतलब कैश मेमोरी है, मतलब इसका खुद का एक थोड़ा सा स्टोरेज मिल गया, खुद की अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करने के लिए मिल गया, ठीक है, पाइपलाइन हार्डवेयर हो गए, कंट्रोल यूनिट हो गए, कैश मेमोरी हो गई, तो आपका स्पीड तो बढ़ गया, लेकिन आपको अलग से सीपीयू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बस आप कोर लगाए हो, तो कॉस्ट उनके कंपैरिजन में कम हो गया। तो कोर सिंपल सी बात है, रजिस्टर्स का कलेक्शन है, एएलयू का कलेक्शन है, हार्डवेयर कंसिस्ट करता है, सीयू कंसिस्ट करता है, कैश मेमोरी कंसिस्ट करता है, जिससे प्रोसेसिंग आपकी बढ़ जाएगी लेकिन कॉस्ट कम हो गया। तो इंटेल ने यहां दिमाग लगाया। और कोर को आप ऐसा भी बोल सकते हो, एक कोर का मतलब दो थ्रेड एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। 8 कोर का मतलब 16 थ्रेड, 8 into 2, ठीक है। लेकिन इन जनरल बता रहा हूं, ऐसा ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब मुझे समझ में आ गया, जो कोर है, कोर इज द कलेक्शन ऑफ एएलयू रजिस्टर्स, जिससे कि कहना चाहिए प्रोसेस जो हो वो फास्टली एग्जीक्यूट हो पाए, लेकिन अलग अलग सीपीयू लेने की जरूरत नहीं है। तो मल्टी कोर में सीपीयू एक ही होगा, लेकिन कोर जो होंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे कॉस्ट कम हो गया लेकिन प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई। तो इंटेल ने पेंटियम 4 पहले लॉन्च किया था, याद करो, अगर आपको याद हो तो पेंटियम 4 आता था। उसके बाद डुअल कोर या आप उसको बोलते थे कोर टू डियो कोर टू डियो। तो इसमें आपके पास कोर टू डियो मतलब 2 कोर हो गए। वैसे ही ऑक्टा ऑक्टा के बाद आपकी बात क्वाड कोर हो गया, डेका कोर हो गया 10 कोर के लिए, ठीक है। तो अब यहां पास आप लोग देखते हो ना, बोलते हो i3 है, आपके पास i3 है, कोर i3 है, कोर i5 है, कोई कोर i7 है, आपके लैपटॉप में लिखा हुआ होगा कोर i3, कोर i5, कोर i7, तो आपको लगता भी है यार कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। और अगर आप बोलते हो नहीं i7 में ना जो परफॉर्मेंस पावर है बहुत ज्यादा है, तुम देखो तो तुम्हें जरूरत भी है कि नहीं है। जो i7 i5 बनाया गया है एक कंप्यूटेशनल पावर बढ़ाने के लिए बनाया गया है, मूवी देखने के लिए नहीं बनाया गया है। ठीक है, लेकिन हाँ बट ऑब्वियस है मूवी देखने में भी ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज बट ऑब्वियस है जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ गई, परफॉर्मेंस तो बढ़ गई, प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई, लेकिन एक कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी प्रोसेसिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए बनाया गया। तो मैं आपको बताता हूं, i3 में इन जनरल 2 कोर होते हैं, सुनना, ठीक है। i5 में इन जनरल 4 कोर होते हैं या इससे कम कोर हो सकते हैं। i7 में इन जनरल 8 कोर या इससे कम कोर होते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, जितने कोर ज्यादा, अगर i3 i5 i7 में जाए तो बट ऑब्वियस i7 की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होगी। वैसे ही जनरेशन का होता है, जैसे अभी इंटेल ने सितंबर में 11th जनरेशन लॉन्च किया है, बट ऑब्वियस है कि ये सारी की सारी चीजों को क्या करने के लिए, हल्का करने के लिए, लैपटॉप को हल्का करने के लिए किया गया है, वेट कम करने के लिए किया गया है, जिससे चिप का इंटीग्रेशन बना बना के आप चिप के थ्रू उसको वेट को कम कर सको। ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये पूरी चीज क्लियर है या नहीं है, बोलो बच्चे, कोई डाउट है यहां तक, समझ में आया या नहीं आई? क्लियर है, यस और नो? बोलो यस बच्चे। सर। यस सर। ठीक है, तो अब आपको, तो अब आप किसी को सजेस्ट भी कर सकते हो या बता सकते हो कि हाँ i3 हमें क्यों लेना चाहिए, i5 क्यों लेना चाहिए, i7 क्यों लेना चाहिए, उसके साथ रैम की भी जरूरत है। अब आपको दूसरी चीज भी समझ में आ गई कि केवल प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने से नहीं काम चलेगा। ये जो मल्टी कोर है या मल्टी प्रोसेसर है, इसमें आप मल्टी प्रोसेसर में तो सीपीयू ज्यादा हो गए, मल्टी कोर में तो सीपीयू एक ही है। अब रैम भी आपका अच्छा होना चाहिए। आपने i7 तो ले लिया, 2 GB रैम पे काम कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, बट ऑब्वियसली फिर 8 GB रैम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन देख के हम क्या कहते हैं, लैपटॉप या कोई चीजें परचेस कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही जो है ना इंटरेस्टिंग सा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हमको समझ में आ गई बात कि इन अ मल्टी कोर सिस्टम वी हैव ओनली वन सीपीयू एंड मल्टीपल कोर्स are presented in the CPU, while in a multi-processing system we have more than one CPU। ये हमको बात समझ में आई। अब देखो, मल्टी कोर कंटेन्स आपके पास एक सीपीयू, और आपके पास जो मल्टी प्रोसेसर होगा मोर देन वन, ग्रेटर देन वन। तो बट ऑब्वियस इसका कॉस्ट कम, कॉस्ट लेस, और इसका कॉस्ट ज्यादा, कॉस्ट हाई। सो द कॉस्ट ऑफ द मल्टी कोर सिस्टम इज लोअर एज कंपेयर टू द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करो इफ यू वांट टू रन अ सिंगल प्रोग्राम, अगर एक प्रोग्राम आप रन करना चाहते हो तो बट ऑब्वियसली उसके लिए मल्टी कोर अच्छा है। If you want to run a single program, then the multi-core system will be faster. But if you are running multiple programs, then the multi-processor system will be faster. लेकिन फिर बात आएगी, कॉस्ट भी देखना है आपको, सारी चीजें देखनी है, तो आप मल्टी प्रोसेसर बनाने की जरूरत क्या है? आपको सुपर कंप्यूटर थोड़ा बनाना है,
आपको तो अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, तो दोनों चीजों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है मल्टी प्रोसेसर और मल्टी कोर। तो एडवांटेजेस में अगर देखें तो मल्टीपल सीपीयू कोर्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम डाइस, सो इन दिस केस कैसे कोहेरेंसी विल बी हायर, स्पीड हाई हो जाती है। इट अलाउज हाई परफॉर्मेंस एट लो एनर्जी बिकॉज द कोर आर वेरी एनर्जी एफिशिएंट। अब जो कोर होते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं बिकॉज रजिस्टर की जो साइज होती है ना वो छोटी होती है, और उसके साथ कैशे लगा हुआ है, तो मेमोरी एग्जीक्यूशन जो हो जाता है फास्टर हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? इफ यू आर यूजिंग अ डुअल कोर सिस्टम देन इट स्पीड शुड बी डबल देन द सिंगल कोर, बट इज इन रियलिटी यू विल गेट 70 to 80% मोर स्पीड ओनली। तो जरूरी नहीं है कि आपने, क्या कहते हैं, वही वाली बात हो गई कि आप i5 यूज कर रहे हो, बाकी ये डिपेंड करेगा कि उसके दूसरे सिस्टम के रिसोर्सेज क्या हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि कितनी स्पीड मिल रही है। दूसरा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी कोर सपोर्ट नहीं करता है, तो आपका सपोर्टिंग एनवायरनमेंट भी डिपेंड करेगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा मल्टी कोर का या नहीं मिलेगा।